जस्टिस यशवंत वर्मा क्या जेल में ही रिपोर्ट का पन्ना खोलेंगे? क्या तमाम उन मंत्री नेताओं के नाम बोलेंगे जो इस घोटाले में शामिल थे? क्या वो सच वो जेल के अंदर ही खोलेंगे? क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है, जो तैयार हो रही है, जो नेताओं के, मंत्री के, विधायकों के जो बयान आ रहे हैं, उस लिहाज से तो मुझे लग रहा है दर्शकों कि जस्टिस यशवंत वर्मा जेल के अंदर ही मुंह खोलेंगे। क्योंकि पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ने जब उनका इस्तीफ़ा मांगा, जब बर्खास्ती की बात कही, पद छोड़ने की बात कही, और जब वो नहीं दिए तभी मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। ये नोटों की गद्दी किसकी है ये तभी पता चलेगा जब वो मुंह खोलेंगे। और इसीलिए महाभियोग लाने की बातें शुरू हो गई है, कवायद शुरू हो गई है। अब दो रास्ते हैं, या तो जस्टिस यशवंत वर्मा मुंह खोल दें, बता दें, चुप्पी तोड़ें कि ये पैसा किसका था, नोटों की गड्डी किसकी जली, किस मंत्री का शामिल था, और नहीं तो दूसरा रास्ता क्या है, महाभियोग लाया जाए। महाभियोग आएगा दर्शकों तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब दो रास्ते हैं, महाभियोग आएगा तो क्या होगा, और अगर जस्टिस वर्मा इससे पहले ही बोल देते हैं तो क्या होगा। ये तमाम चीज़ें देखने वाली आ जाएगी, ये चीज़ें बहुत बड़ा सवाल आ जाएगा। अब समझिए दर्शकों, सवाल समझिए क्या हो रहा है। सवाल ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उन पर सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस और देश का कानून उन पर एफआईआर दर्ज करे। क्योंकि आप कहेंगे भाई कौन एफआईआर दर्ज कराएगा, तो धनखड़ साहब भी कह चुके हैं। तो पुख्ता जांच के लिए एफआईआर दर्ज करें, रिमांड पे डालें 14 दिन के, 3 दिन के, और इनसे पूछताछ करें। अधिकारी बताएंगे कि सच क्या है, झूठ क्या। रास्ता ये है, सच सामने आ जाएगा तभी जस्टिस यशवंत वर्मा मुँह खोलेंगे। दूसरा रास्ता, जिस तरीके से महाभियोग अगर आएगा तो उसमें राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष का एक नेता होगा, और जब सदन के अंदर ये बातें की जाएंगी, जब इस पर चर्चा होगा, जब जवाबदेही देनी होगी, तो यकीन मानिए जस्टिस यशवंत वर्मा की नींद उड़ जाएंगी, उनके होश उड़ जाएंगे। ये जो उड़ रहे हैं ना साहब, ये कानून को जो अपने हाथ में ले रहे हैं ना, इनको लगता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, इनको लगता है कि जांच रिपोर्ट बनेगा इसको खारिज कर देंगे। यकीन मानिए कि इनको अपनी औकात पता चल जाएगी कि घोटाला करने वाले का इलाज क्या होता है, धांधली करने वाले का इलाज क्या होता है। क्योंकि इतना दिन होने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का ये तेवर ये बताता है कि किस तरीके से उनके पीछे कौन है। कैसे बच सकते हैं भाई, जब 3 जजों की रिपोर्ट तैयार हो गई, ये पाया गया कि वो दोषी हैं, ये पाया गया कि उन्होंने घपला किया है, ये पैसा किसी न किसी का है, चाहे वो मंत्री का हो या उन्हीं का हो या किसी का भी हो, फिर मुंह क्यों नहीं खोल रहे। तो राष्ट्रपति महोदय जी, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है हाथ जोड़ के, तुरंत एफआईआर दर्ज करें, तुरंत महाभियोग लाए, तुरंत जेल के पीछे डालें, तुरंत इनको जो है जांच पड़ताल करें, निष्पक्ष जांच करें, और बताएं कि सच्चाई क्या है, बताएं कि हकीकत क्या है, बताएं कि ये तमाम चीज़ें कैसे हो सकती हैं, बताएं कि इसका राज क्या है, बताएं कि आखिर जस्टिस वर्मा क्यों काले सच पे पर्दा डाल रहे हैं, किस मंत्री को बचा रहे हैं, क्या देश के सिस्टम को धोखा दे रहे हैं, क्या देश 140 करोड़ के जो लोग हैं उनके उम्मीदों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या उन पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। ये एक जज का मामला नहीं है, ये न्यायपालिका का मामला है, ये जज का मामला नहीं है, ये करप्शन का मामला है, ये घोटाला का मामला है। और ये देश को नहीं बताया जाएगा, नहीं समझाया जाएगा तो यकीन मानिए लोग बेउम्मीद हो जाएंगे, सिस्टम से बेउम्मीद हो जाएंगे, कानून व्यवस्था से बेउम्मीद हो जाएंगे। और ऐसे में जस्टिस यशवंत वर्मा का सच सामने आना जरूरी नहीं, बेहद ज़रूरी है कि आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा सच क्यों छुपा रहे हैं, कब तक मुंह को छुपाते रहेंगे, कब तक झूठ बोलते रहेंगे, कब तक कहते रहेंगे मेरा पैसा नहीं था वो जो नोटों की गड्डी जली, कब तक कहते रहेंगे मैं वहाँ नहीं था। क्या रिपोर्ट झूठ बोल रहे हैं, क्या सबूत झूठ बोल रहे हैं, क्या 3 जजों के रिपोर्ट झूठ बोल रहा है जिसमें यह पाया गया कि आप गलत हैं, जिसमें यह पाया गया कि नोटों की गड्डी जली, जिसमें यह पाया गया कि बंगले में आग लगी, जिसमें यह पाया गया कि दमकल के अधिकारी सच बोल रहे हैं, जिसमें यह पाया गया कि सरकारी वकील सही कह रहे हैं, माफ़ कीजिए सरकारी चश्मदीद गवाह सही कह रहे हैं। यानी इतने साक्ष्यात हैं, इतने सबूत हैं, इतने कागजात हैं, लेकिन इसके बावजूद आप टस से मस नहीं हो रहे। इसका मतलब कोई आपको बचा रहा है। तो इसलिए देश का सिस्टम, देश का कानून, राष्ट्रपति महोदय जी, जज साहब से अनुरोध है कि उन लोगों को भी जो बचा रहे हैं और साथ ही साथ जो इसमें शामिल है उन सबको एफआईआर दर्ज कर इनको जेल में डालें। देश का कानून आखिर दिल्ली जज यशवंत वर्मा को जेल में क्यों नहीं भेज पा रहा है? आखिर सीजीआई गवई साहब आखिर क्यों नहीं ऐसा आदेश दे रहे हैं कि इन जज को जेल में भेजा जाए? आखिर कपिल सिब्बल क्यों आखिर ये तमाम बातें नहीं कह रहे? उपराष्ट्रपति साहब जिस तरीके से कह रहे हैं दिल्ली जज यशवंत वर्मा का जगह जेल में क्यों नहीं बन पा रहा है? अब आप सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे दर्शकों कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नोटों की गड्डी जली
सबूत हमारे पास मिल गए, गवाह हमारे पास मिल गए, चश्मदीद हमारे पास मिल गए। इसके बाद अगर ये जज यानी जस्टिस यशवंत वर्मा अगर जेल नहीं जा रहे हैं, अगर वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं, अगर वो पद नहीं छोड़ रहे हैं, वो जज की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, तो अब यकीन मानिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा आखिर बच कैसे रहे हैं। क्या कोई इन्हें बचा रहा है? क्योंकि दर्शकों, जैसे मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि सबूत पास में है, सबूत हैं, इलेक्ट्रॉनिक सबूत है, नार्कोटिक्स है। तो आखिर नार्कोटिक्स जांच हुई है, रिपोर्ट तैयार हुआ है, 3 जजों की टीम तैयार हुई है, उसमें सवाल जवाब किए गए हैं, और इसके बावजूद ये जस्टिस यशवंत वर्मा के पास कोई जवाब नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब तो यही होगा कि वो दोषी हैं। वो पैसा किसका था ये उनको पता है, वो बताना नहीं चाहते हैं। इसका रास्ता दर्शकों को कैसे निकलेगा? छोड़ दीजिए सत्ता पक्ष या विपक्ष, सियासत करने वाले को छोड़ दीजिए। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब संवैधानिक पद पर है, ये तो आप मानते हैं ना। जब उनका बयान आ सकता है, वो तो सियासत नहीं करेंगे, वो तो किसी सियासत के हिस्सा नहीं हो सकते। जो संवैधानिक पद पर है और एक जज के मामले को लेकर तो जज वाला ही बात करेगा ना। एक तो देश के लिए बात करेगा, इंसाफ की बात करेगा ना, देश के कानून के मद्देनज़र। और धनखड़ साहब की बातें मुझे अच्छी लगी कि भाई वो उपराष्ट्रपति होने के बावजूद कम से कम वो ये कह तो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये FIR दर्ज क्यों नहीं हो रहा? FIR दर्ज करें, इन जज को जेल में डालें ना, इनका जांच करें, निष्पक्ष करें, ताकि ये पता चल सके कि ये पैसा किसका है, ये पैसा किसका था, ये पैसा कहाँ से आया, और ये करोड़ों रुपए किसके जले, किसने जलाए, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था। तो ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? और ये बहुत बड़ा जवाब है दर्शकों। मुझे लगता है कि जिस तरीके से सबूत इकट्ठा किए गए, 3 जजों की टीम ने जिस तरीके से इकट्ठा किया, ये उन सब का अपमान है। ये सवाल है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए और पूछे जाएंगे तब तक जब तक कि जस्टिस यशवंत वर्मा अपना मुंह ना खोल दें, वो काले सच का पर्दाफाश न कर दें। क्योंकि दर्शकों, हमारा आप देख रहे हैं देश में एक से बढ़कर एक स्कैम हो रहा है, एक से बढ़कर एक घोटाले हो रहे हैं, एक से बढ़कर एक धांधली हो रहा है। लेकिन अगर सच लोगों के सामने नहीं आएगा, हकीकत सामने नहीं आएगा, तो ये माना जाएगा, ये समझा जाएगा कि देश का सिस्टम सड़ चुका है, मर चुका है। एक जज के बंगले में करोड़ों रुपए जल जाते हैं और उसका कोई अता पता नहीं है। 3 जजों की टीम बना दी जाती है, उनके रिपोर्ट को खारिज कर दिया जाता है। एक जस्टिस वर्मा जो अपने दम पे लगातार पद पे बैठा हुआ है, वो बर्खास्त नहीं दे पा रहा, वो नहीं छोड़ पा रहा कुर्सी। उसको इतनी पावर कहाँ से आ रहा? जबकि जब उसका विरोध पूरे देश में हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, महाभियोग लाने की बात हो रही है, जब इलाहाबाद के इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, इसके बावजूद आखिर ये बेईमानी, ये नाइंसाफ़ी कब तक देश बर्दाश्त करेगा? मैं देश के कानून से, अमित शाह जी से, मोदी जी से और दिल्ली पुलिस से ये अनुरोध करता हूँ कि जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा की पुख्ता जांच करें, बारीक जांच करें और उनको ज़बरदस्ती जेल में डालें। क्योंकि जब तक उनको अब जेल में नहीं डालेंगे, पोल नहीं खुलेगा। जब तक उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, पोल नहीं खुलेगा। अरेस्ट करें, FIR दर्ज करें, आपको पता चल जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी, कौन सच्चा कौन झूठा, कौन क्या बोल रहा है, ये तमाम सवाल है। और ये सब मामलों का सच जानना है, हकीकत जानना है, तो एक सच्चाई सुन लीजिए। वो सच्चाई ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को सच बोलना पड़ेगा। और वो कैसे बोलेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। दुश्मन इस देश में जो पैदा हुए हैं, उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे। वो अनिल मिश्रा, आखिर वो वकील कैसा है? क्या वो इस देश का नहीं है जो अंबेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहा है? ये अनिल मिश्रा का इलाज क्या है? ये मनुवादी तो नहीं है, क्या ये अम्बेडकरवादी तो नहीं है? अगर है तो फिर अम्बेडकर जी का विरोध कैसे कर रहा है? या फिर अम्बेडकर को मानने का नाटक कर रहा है? क्या ये ढोंग तो नहीं कर रहा? ग्वालियर हाईकोर्ट का मामला क्या है? आखिर क्यों इसमें MP, ये ग्वालियर तक का मामला, ये मध्य प्रदेश का मामला दिल्ली तक कैसे आ गया? ये बिहार चुनाव तक कैसे आ गया? कभी प्रधानमंत्री जी, कभी अमित शाह जी, तो कभी कोई। आखिर क्यों अम्बेडकर जी का विरोध कर देते हैं? आखिर क्यों उनके दुश्मन बने पड़े हैं? आखिर इस तरीके के घटना हो रहे हैं? हम बात करेंगे कि ग्वालियर में मूर्ति कैसे लगेगी, वो वकील गिरफ्तार कब होंगे जो दरअसल जो है अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, और इस पर विपक्ष नेता क्या करेंगे? राहुल गांधी वहाँ कब जाएंगे? अमित शाह जी कब जाएंगे? मोदी जी ग्वालियर कोर्ट में कब जाएंगे मूर्ति लगाने? ये मूर्ति का मामला नहीं है, ये अम्बेडकर जी का मामला नहीं है, ये मामला सोच का है। उस सोच का जो SC ST का विरोधी है, उस सोच का जो दलित विरोधी है, उस सोच का जो इटावा में एक कथावाचक का मुंडन करा देता है,
ब्राह्मण लोग जाति के नाम पर। तो ये सोच की लड़ाई है। जिस इस देश में जब भारत एक है, यहाँ के लोग एक हैं, मुल्क एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई है, फिर सोच अलग कैसे हो सकता है? सोच आपका देश को बढ़ाने के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं। गांधी जी को गाली देने के लिए नहीं, अम्बेडकर जी को गाली देने के लिए नहीं, उनके मूर्ति का विरोध करने के लिए नहीं। मामला समझते हैं दर्शकों, और इन वकीलों का इलाज करते हैं कि इन वकीलों का इलाज क्या है और इस पर सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को क्या एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले अनिल मिश्रा का रुख। ये अनिल मिश्रा पूर्व बार एसोसिएशन के वकील हैं। ये वकील हैं मिश्रा साहब। इनका कहना है कि मूर्ति यहाँ क्यों लगेगी। इनका कहना है कि सिर्फ संविधान में बाबा साहब का ही योगदान थोड़ी है, अंबेडकर जी का योगदान थोड़ी है, बहुत सारे लोगों का योगदान है, बहुत सारे लोगों का योगदान है, जिसमें BR का वो नाम ले रहे हैं और कई सारे का नाम ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनिल मिश्रा साहब आप, योगदान तो है, लेकिन अंबेडकर जी से ज़्यादा थोड़ी हो सकता है। माफ़ कीजिए, योगदान सब लोगों का है, लेकिन आप जानते हैं कि लीडर एक होता है। लेकिन अंबेडकर जी से क्यों तुलना कर रहे हैं? सबका अपनी अपनी जगह पे तुलना है, सबका अपनी अपनी जगह पे वैल्यू है। माफ़ कीजिए, सबका अपना अपना वजूद है, लेकिन आप कंपेयर कर कर सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर जी को छोटा नहीं कर रहे हैं, इस देश को छोटा कर रहे हैं। कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, बार एसोसिएशन का अपमान कर रहे हैं, कानून का अपमान कर रहे हैं। आप बोलने वाले होते कौन हैं? आप विरोध करने वाले कौन होते हैं? क्यों अंबेडकर जी का मूर्ति का विरोध करेंगे? क्या वो किसी मंदिर में लग रहा है? क्या वो किसी मस्जिद में लग रहा है? क्या वो किसी गाछ में लग रहा है? क्या वो किसी खेत में लग रहा है? क्या वो किसी मैदान में लग रहा है? क्या वो कहीं आसमान में लग रहा है? क्या वो कहीं धरती में लग रहा है? वो ऐसी जगह पे लग रहा है जहाँ संविधान की पूजा की जाती है, जहाँ संविधान की बात की जाती है, जहाँ कानून व्यवस्था की बात की जाती है। और वहाँ नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा यार? ऑफ कोर्स स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोर्ट में, यहीं पे तो अंबेडकर जी की मूर्ति लगेगी, या वहाँ किसी भगवान का मूर्ति लगेगा, किसी अल्लाह का मूर्ति लगेगा? तो अनिल मिश्रा साहब, मेरी आपको चुनौती है कि आप जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, ये सिर्फ MP पुलिस आपको बचा रही है, ये CM मोनी यादव आपको बचा रहे हैं। नहीं तो अगर वहाँ पे ईमानदार, अगर गांधी जी यानी देश को मानने वाले, स्वतंत्रता सेनानी को मानने वाले होते, लोकतंत्र को मानने वाले होते, अगर संविधान को मानने वाले होते, तो अनिल मिश्रा साहब आज आप जेल होते, आपकी जगह आज सलाखों के पीछे होती। ये जो आपकी हेकरी है ना, ये निकल जाती। ये जो आप संविधान का विरोध कर रहे हैं ना, क्योंकि अंबेडकर जी का विरोध संविधान का विरोध है, आपका इलाज हो जाता, आपका दिमाग ठिकाने आ जाता और आपको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता। लेकिन आज आप बचे हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। आप बचे हुए हैं क्योंकि मनुवादी लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए ग्वालियर कोर्ट में मूर्ति कैसे लगेगी वो अब हम आपको बताते हैं, और लगाएगा कौन, उसका नाम सुनकर आप चौंकेंगे नहीं, हैरान हो जाएंगे। CGI गवई साहब को ही लगाना पड़ेगा ग्वालियर कोर्ट में मूर्ति, अंबेडकर जी की मूर्ति। क्या किसी को कोई डर नहीं है? क्या मनुवादियों को कानून का डर नहीं है? क्या मनुवादी को कोर्ट का डर नहीं है? CGI गवई साहब का डर नहीं है? क्या उसमें MP का डर नहीं है? MP पुलिस का डर नहीं है? क्या अंबेडकर जी से बड़े हो गए हैं ये मनुवादी वकील? क्या वाकई में जो लोग विरोध करने वाले हैं, क्या उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है? आखिर ये लोग कौन हैं? क्या वकील के शक्ल में, या फिर एडवोकेट के शक्ल में, या वर्दी के शक्ल में, क्या ये गुंडे भरे पड़े हैं? क्या अंबेडकर जी का विरोध करने वाले आखिर पैदा कैसे हो सकते हैं इस देश में? क्या मनुवादी ज़्यादा हावी हो रहे हैं? दर्शकों, जिस तरीके से ग्वालियर हाईकोर्ट में विरोध हो रहा है, अंबेडकर जी का विरोध हो रहा है, उनकी मूर्ति नहीं लगने दिया जा रहा है, यकीन मानिए कि ये तमाशा है, ये ड्रामा है, ये संविधान और लोकतंत्र का अपमान है। ये संविधान और लोकतंत्र को कमज़ोर करने की साजिश है, और इस साजिश से जीतने के लिए इन सब का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी कैसे, आइए आपको समझाते हैं। ज़रूरी ये है दर्शकों, हम और आप अच्छे से जानते हैं कि इस देश में अंबेडकर जी के सहारे ही देश चलेगा, अंबेडकर के बदौलत ही सरकार चलेगा, माफ़ कीजिए देश चलेगा, अंबेडकर जी के बदौलत ही संविधान और लोकतंत्र चलेगा। नहीं तो हमारा आप जानते हैं कि ये नेता जो जाहिल हैं, ये नेता जो अनपढ़ हैं, ये नेता जो देशद्रोही हैं, ये तानाशाही हैं, जो संविधान का अपमान करते हैं, लोकतंत्र का अपमान करते हैं, हमारे सेनाओं का अपमान करते हैं। सूफिया कुरैशी पे किस तरीके के बयान देते थे ये मंत्री, ये नेता, आप जानते हैं। उन लोगों से क्या उम्मीद करेंगे कि संविधान की रक्षा करेंगे? उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि ये लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और अंबेडकर जी की रक्षा करेंगे? यही वजह है कि मध्य प्रदेश में ये मनुवादी लोग, ये संविधान विरोधी लोग, अंबेडकर जी के विरोधी लोग दरअसल मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि मनुवादी अम्बेडकरवादी होना क्या गुनाह हो गया? क्या अंबेडकर को पूजना गुनाह हो गया? क्या संविधान को मानना गुनाह हो गया? क्या देश को मानना गुनाह हो गया? क्या लोकतंत्र की पूजा करना गुनाह हो गया?
अगर गुनाह हो गया तब तो ये मनुवादी ठीक है, फिर जाइए मूर्ति को तोड़ दीजिए, उखाड़ कर फेंक दीजिए, फिर ग्वालियर कोर्ट पर कब्जा कर लीजिए, फिर जो मन में आता कीजिए, लेकिन इससे देश का भला नहीं होगा। अनिल मिश्रा साहब हो या फिर तमाम वो वकील जो इसका विरोध कर रहे हैं, इससे देश का भला नहीं होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ेगा, मंत्रियों को सामने आना पड़ेगा, विपक्ष के नेताओं को सामने आना पड़ेगा, राष्ट्रपति महोदय जी को सामने आना पड़ेगा और ग्वालियर कोर्ट में ये अम्बेडकर जी की मूर्ति लगने देने के आदेश देने पड़ेंगे, क्योंकि मूर्ति नहीं लगेगा वो सवाल नहीं है। ये मनुवादियों की जीत हो जाएगी, ये संविधान विरोधियों की जीत हो जाएगी, अम्बेडकर विरोधियों की जीत हो जाएगी। और इन लोगों के जीत का मतलब कि देश खत्म हो गया, देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश में संविधान खत्म हो जाएगा। अम्बेडकर जी तो रहेंगे नहीं, अम्बेडकर जी दुनिया में है नहीं, लेकिन उसके मानने वाले तो हैं, लेकिन सिर्फ नाम के रह जाएंगे, वो नहीं रहेंगे। इसलिए इस देश में संविधान को मानने वाले लोगों लोगों का रहना बहुत ज़रूरी है। अम्बेडकर जी के मानने वाले लोगों का रहना ज़रूरी है। इसलिए चंद्रशेखर जी, मायावती जी और तमाम वो दलित लोग, उन लोगों से मेरा अपील है, इन मनुवादियों से जीतना है और जीतने के लिए हमें कानूनी रूप अपनाना है। इसके लिए एफआईआर दर्ज कराना है, सोशल मीडिया पर लिखना है, गाली गलौज नहीं करनी है और इसके समर्थन में आना है और अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाना है। सीजीआई से गुहार लगाइए, अमित शाह जी से, मोदी जी से, ग्वालियर कोर्ट से लगाइए। इतना ही नहीं, सीएम मोहन यादव से और एमपी पुलिस से कानून अपना काम रखे, क्योंकि आदेश तो आ चुके हैं और आदेश आने के बाद अगर नहीं लगता, अगर नाइंसाफ़ी होती है, बेईमानी होती है, तब ये मनुवादियों की जीत हो जाएगी, अम्बेडकरवादियों की हार हो जाएगी। और अम्बेडकरवादियों की हार का मतलब संविधान की हार, लोकतंत्र की हार, देश की हार। इसलिए एकजुट होइए, आवाज़ उठाइए और ये बोलिए कि मनुवादी लोग अम्बेडकर जी का विरोध नहीं कर सकते हैं। कितना एड़ी चोटी की ताकत लगा दो, जितना दम है लगा लो, तुम्हारे पीछे मंत्री होगा, सांसद होगा, तुम्हारे पीछे कानून होगा, पैसा होगा, लेकिन अम्बेडकर जी का विरोध नहीं कर सकते, उनसे लड़कर नहीं जीत सकते। ग्वालियर कोर्ट में मूर्ति लगेगी, चाहे राष्ट्रपति जी लगाएं या सीजीआई खन्ना साहब लगाएं या फिर सीजीआई गवई साहब लगाएं, कोई भी लगाएं, लेकिन मूर्ति लग कर रहेगी। अम्बेडकरवादियों की जीत होगी, मनुवादियों की हार होगी। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।